नमस्कार दोस्तों, अगर आप बीपीएससी के हिंदी टीचर के लिए आप अगर तैयारी करते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा वह, क्योंकि हम प्रतिदिन ये वीडियो डालते हैं और प्रतिदिन एक सेट डालते हैं। तो चलिए हम चलते हैं अपने क्वेश्चन पर। 70 से हम लोग 150 क्वेश्चन तक ले हम ले जाएंगे। और यहाँ पर आप देख सकते हैं 71 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या होगा। तो इसमें से हम लोग जानते हैं कि श्रृंगार रस का स्थायी भाव ये रति होगा। तो ऑप्शन नंबर इसका ये सही है। उसके बाद से 72 नंबर क्वेश्चन पर चलेंगे। कत्तर और व्योत में कौन सा समास है, ये हमें बताना है। तो कत्तर और व्योत में कौन सा समास है, तो ये द्वंद्व समास। ये दोनों पद क्या है, दोनों पद प्रधान है। तो ये ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद से हम लोग आगे चलेंगे इधर क्वेश्चन 73 नंबर क्वेश्चन पर। 73 नंबर क्वेश्चन देखिए। 73 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, कहते भगवत गीता का संधि विक्षेप क्या होगा। तो बताइए भगवत गीता का संधि विक्षेप क्या होगा, वो जो ऑप्शन में कमेंट कीजिए। ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, भगवत प्लस गीता। भगवत गीता का संधि विक्षेप ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, भगवत प्लस गीता। उसके बाद से हम लोग आगे चलेंगे। कह रहा है कि बुढ़ापा एक प्रकार का भी साप है, रेखांकित शब्द की संज्ञा बताइए। तो बुढ़ापा एक प्रकार का अभिशाप है, रेखांकित शब्द की संख्या क्या हो जाएगा। तो बुढ़ापा ये जातिवाचक संज्ञा है, क्या हो जाएगा, ये जातिवाचक संज्ञा है। वो बुढ़ापा, सॉरी, ये जातिवाचक कह रहे हैं, सही लगाए हम, ये भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। और उसके बाद से कह रहा है 75 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद होते हैं। तो पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद होते हैं ये हमें बताना है। बताइए पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, हमें क्या करना है, ये बताना है। तो बताइए पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, तो पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होता है। उसके बाद से आगे हम लोग चलेंगे क्वेश्चन पर। कह रहा है कि मदिरा और मदिरा का युग्म उपयुक्त अर्थ बताना है। तो बताइए इसका क्या उपयुक्त अर्थ होगा। 76 नंबर क्वेश्चन का हमें क्या करना है, 76 नंबर क्वेश्चन को बताइए क्या हो जाएगा। तो ये मंदिर मतलब क्या होता है, मंदिर मतलब, तो ये मंदिर मतलब देवालय होता है, पूजा घर, जिसको हम लोग पूजा घर कहते हैं। और यहाँ पर कह रहा है कि मदिरा का अर्थ होता है अश्वशाला। तो इनमें से कोई नहीं हो जाएगा, इसमें से क्या हो जाएगा, इसमें से कोई नहीं होगा। ऑप्शन नंबर इनमें से कोई नहीं होगा। इसका अश्वशाला, इसका अर्थ अश्वशाला होता है। ये सॉरी बता रहे हैं, ये मदिरा का अर्थ क्या हो जाएगा, ये पूजा घर ले लीजिए। और इसके अर्थ क्या होता है, इसका पूजा घर होता है, पूजा घर। तो एक तो मिल रहा है, इसका पूजा घर होगा। इसका होता है अश्वशाला, तो अश्वशाला होता है। इनमें से बताइए कौन सा होगा, तो इनमें से कोई नहीं होगा। तो 77 नंबर क्वेश्चन देखिए, जो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है 77 नंबर क्वेश्चन। कह रहा है कि इस प्रकार के स्वर और मात्रा की दृष्टि से शब्द को अशुद्ध रूप में लिखा गया है। नीचे दिए गए 4 परिवर्तन में शुद्ध का निर्लिप्त ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 77 का। तो 77 का हम लोग जानते हैं कि ऑप्शन नंबर इसका सी सही है, निर्लिप्त ये सही है, ये शुद्ध शब्द पूछ रहा है। उसके बाद से आगे देखिए, गोधूम का तद्भव क्या हो जाएगा, ये गोधूम गोबर का होता है। तो ये क्या हो जाएगा, ये गोबर हो जाएगा। ये गोधूम का ये गेहूँ होगा, सॉरी हम गोबर लगा दें, गेहूँ होगा। उसके बाद से यहाँ पर कहिए नीचे दिए गए शब्दों में प्रयुक्त उपसर्ग शब्द हमें चुनना है। तो इसमें उपसर्ग क्या हो जाएगा, यहाँ पर हमें बताना उपसर्ग क्या हो जाएगा। तो ये पारा हो जाएगा। इसमें उपसर्ग क्या हो जाएगा, उसमें पारा उपसर्ग होगा। अगर इधर ऑप्शन नंबर होगा तो उसको लगाएंगे हम लोग।
यहाँ पर कितना हो गया ये 71 नंबर क्वेश्चन। यहाँ से हम लोग देख लिए कितना क्वेश्चन, ये 79 के बाद से हम लोग चलेंगे 80 नंबर क्वेश्चन पर। कह रहा है ना कि सदा एक वचन में प्रयुक्त होने वाले शब्द कौन सा है। सदा एक वचन में प्रयुक्त होने वाले एक शब्द बताइए। तो 80 का क्या हो जाएगा, 80 को बताइए, 80 का सी हो जाएगा। 80 का क्या हो जाएगा, 80 का ये सी हो जाएगा। सदा एक वचन प्रयुक्त होने वाले शब्द को सहायता होगा। उसके बाद से आगे चलिए 81 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन सा छंद दोहा का विपरीत होता है। तो कह रहा है कि दोहा का विपरीत क्या होता है, दोहा का विपरीत सोरठा होता है। दोहा का विपरीत सोरठा, तो दोहा का विपरीत सोरठा होता है। इसमें से 81 नंबर, इनमें से कोई नहीं होगा, इनमें से क्या हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। दोहा का विपरीत छंद हो जाएगा। दोहा का विपरीत छंद सोरठा होता है, इनमें नहीं है। 82 नंबर क्वेश्चन को हम लोग ये मिलाएंगे। यहाँ पर देखिए जो क्वेश्चन है 82 नंबर क्वेश्चन को हम लोग क्या करेंगे, मिलाएंगे। और इसका बताइए इसका क्या होगा। हम लोग जानते हैं कि अशोक के फूल हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। ये अशोक का फूल किसका है, तो अशोक का फूल हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। अशोक का फूल किसका है, हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। और क्या भूलू क्या याद करो, ये हरिवंश राय बच्चन का है। और शेखर एक जीवनी किसकी है, तो शेखर एक जीवनी आगे का है। तो ये हम लोग मिला लेंगे कौन सा होगा। तो पहला का क्या हो जाएगा, शेखर एक जीवनी आगे है। ए का क्या हो जाएगा 3, ए का 3 ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा। उसके बाद से आगे कह रहा है कि पाल गुमरा का स्कूटर कहानी के लेखक कौन है। तो पाल गुमरा का स्कूटर कहानी लेखक कौन है, तो 83 का क्या हो जाएगा, 83 के सी उदय प्रकाश। ये कौन हो जाएगा, ये उदय प्रकाश हो जाएगा। पाल कह रहा है ना कि पाल गुमरा का स्कूटर कहानी के लेखक कौन हो जाएगा, उदय प्रकाश। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद से कह रहा है कि बहुब्रीहि समास के उदाहरण का चयन कीजिए। बहुब्रीहि समास के उदाहरण का चयन कीजिए। ये दासानन और गजानन और नीलकंठ। बहुब्रीहि समास का उदाहरण क्या हो जाएगा, हमें बताना है कि बहुब्रीहि समास का उदाहरण कौन, दासानन हो जाएगा, गजानन हो जाएगा, नीलकंठ हो जाएगा। इनमें से कौन सा होगा। तो हम लोग जानते हैं कि ये 2 हो जाएगा। देखिए ये दासानन भी बहुब्रीहि का उदाहरण है, गजानन भी बहुब्रीहि का उदाहरण है, नीलकंठ भी बहुब्रीहि का उदाहरण। ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। उसके बाद से 85 नंबर क्वेश्चन पर चलेंगे हम लोग। 85 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है उस पर चलिए। कह रहा है कि नेता कहीन के लेखक कौन है। नेताजी कहीन के लेखक कौन है, 85 को बताइए। तो नेता कहीन के लेखक मनोहर श्याम जोशी। तो मनोहर श्याम जोशी हो जाएंगे। इसमें नेता कहीन के लेखक मनोहर श्याम जोशी, मनोहर श्याम जोशी, मनोहर श्याम जोशी हो जाएंगे। इनमें से ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, कोई नहीं। उसके बाद से कह रहा है कि नासिकेतोपाख्यान किसके लेखक हैं, बताइए। नासिकेतोपाख्यान किसके लेखक है, ईसा अल्लाह खाते। नासिकेतोपाख्यान किसके लेखक है, बताइए। नासिकेतोपाख्यान ये सदल मिश्र का है। नासिकेतोपाख्यान किसके लेखक कौन है, तो नासिकेतोपाख्यान ये सदल मिश्र की कृति है। आगे क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। आगे क्वेश्चन उसका सदल मिश्र हो जाएंगे, नासिकेतोपाख्यान के सदल मिश्र हो जाएंगे। उसके बाद से कह रहा है कि नूतन ब्रह्मचारी कृति के लेखक कौन हो जाएंगे। तो नूतन ब्रह्मचारी कृति के लेखक कौन हो जाएंगे, हमें ये बताना है।
बालकृष्ण भट्ट ने नूतन ब्रह्मचारी के अलावा 100 अनजान और एक सुजान नामक उपन्यास भी लिखा है। तो 87 का क्या हो जाएगा, 87 का ये हो जाएगा। बालकृष्ण भट्ट ने नूतन ब्रह्मचारी को लिखा है। इसको किसने लिखा है, इसके लेखक कौन है, तो यहाँ पर बाल हो जाएगा, बालकृष्ण भट्टाचारी। तो बालकृष्ण भट्टाचारी ने इसको लिखा है। ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा। ये इनमें से कोई नहीं, नूतन ब्रह्मचारी को बालकृष्ण भट्टाचारी ने लिखा है। मध्यकालीन बोध का स्वरूप के लेखक कौन है, मध्यकालीन बोध का स्वरूप कौन है बताइए। 88 नंबर क्वेश्चन का बताइए। हजारी प्रसाद द्विवेदी की हिंदी साहित्य की भूमिका। मध्यकालीन बोध का स्वरूप इनमें से कोई नहीं होगा, इनमें से कोई नहीं होगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। मध्यकालीन बोध का स्वरूप इनमें से कोई नहीं लिखा है। न रामचंद्र शुक्ल लिखे हैं, ना राहुल संस्कृतियाँ लिखे हैं, ना मोर सिंह, में से कोई नहीं लिखे हैं। उसके बाद से कह रहा है एक वो बताइए तो कौन लिखा है मध्यकालीन बोध का स्वरूप, किसने लिखा है ये बताना है। ये कृति जो है ना मध्यकालीन बोध का स्वरूप, ये हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। हजारी प्रसाद द्विवेदी हजारी प्रसाद द्विवेदी की एक कृति है। उसके बाद से आगे हम लोग देखेंगे। कह रहा है कि निम्नलिखित कृतियों में से कौन सी भारवी द्वारा रचित है। भारवी द्वारा कृतार्जुनियम भारवी द्वारा लिखा है। कृतार्जुनियम किसके द्वारा लिखा है, तो कृतार्जुनियम ये भारवी द्वारा लिखा है। उसके बाद से ऑप्शन नंबर ये सी हो जाएगा। मुद्रा राक्षस नाटक के रचयिता कौन है, तो मुद्रा राक्षस नाटक के रचयिता कौन है बताइए। शूद्रक हैं, बताइए कौन हो जाए। मुद्रा राक्षस नाटक के रचयिता विशाख दत्त चंद्रगुप्त द्वितीय के समकालीन थे। ये विशाख दत्त हो जाएंगे। मुद्रा राक्षस नाटककार कौन हो जाएंगे, तो विशाख दत्त, ये विशाख दत्त हो जाएंगे जो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में रहते थे। ये चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में रहते, इनमें से ये हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं है। उसके बाद से आगे देखिए, कह रहे आगे की रचना है कुरुक्षेत्र, हरी घास पर क्षण भर और हुकार। बताइए आगे की रचना कौन सी है, आगे की रचना कौन सी है हमें ये बताना है। तो हरी घास पर क्षण भर ये आगे की रचना है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ये बी हो जाएगा। हरी घास पर गद पद मिश्रित काव्य को कहते हैं, तो गद पद मिश्रित काव्य को क्या कहते हैं, ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। गद पद मिश्रित काव्य को क्या कहते हैं हमें ये बताना है। ये कौन सा 92 के बाद सब लोग देखेंगे। 92 एक मिनट, 92 हो गया। यहाँ पर 92 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि गद पद मिश्रित काव्यों को क्या कहते हैं, तो ये चंपू काव्य कहते हैं। चंपू काव्य चंपू काव्य कहते हैं। गद पद मिश्रित काव्य को चंपू काव्य कहते हैं, चंपू काव्य। ठीक, उसके बाद से हम लोग आगे देखेंगे। तो राजा निर्वंशिया कहानी के लेखक कौन हो जाएंगे। तो राजा निर्वंशिया पानुलोलिया और कमलेश्वर हरिशंकर परसाई। तो राजा निर्वंशिया के लेखक कौन है बताइए। राजा निर्वंशिया के लेखक 93 का राजा निर्वंशिया के लेखक कमलेश्वर हैं। राजा निर्वंशिया के लेखक ये हो जाएंगे। उसके बाद से हिंदी साहित्य में रीति काल को श्रृंगार काल कहा। वो कह रहा है कि हिंदी साहित्य के किसने हिंदी साहित्य के रीति काल को श्रृंगार काल कहा, तो
आचार्य क्या हो जाएंगे? आचार्य विश्वनाथ प्रताप मिश्र ने हिंदी साहित्य के रीतिकाल को श्रृंगार काल ये किसने कहा? तो विश्वनाथ प्रताप मिश्र ने। क्या हो जाएंगे? ऑप्शन नंबर। उसके बाद से रीतिकाल का वह कौन सा कवि है जो अपनी मात्र एक कृति से हिंदी साहित्य में अमर हो गए। तो कह रहा है कि रीतिकाल का वह कौन सा कवि है जो अपनी मात्र एक कृति में हिंदी साहित्य में अमर हो गए। रहीम, मोतीराम और बिहारी। तो ये बिहारी जी थे। बिहारी सत्स एक ही कृति उन्होंने लिखे और उनका हिंदी साहित्य में उनका नाम अमर हो गया। उसके बाद से कह रहे हैं कि आर्य यावर रहेगा याद। आर्य यावर रहेगा याद के लेखक कौन हो जाएंगे? बताइए। आर्य यावर रहेगा याद किस विधा की रचना है? जीवन है, आत्मकथा है, यात्रा साहित्य है? ये क्या है बताइए? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यात्रा साहित्य है। ये यात्रा साहित्य है। आर्य यावर रहेगा याद किस विधा की रचना है? यात्रा साहित्य है। उसके बाद से कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा रेखाचित्र महादेवी वर्मा का है? अतीत के चलचित्र स्मृति की रेखाएं और पथ के साथी। 97 नंबर क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? 97 नंबर क्वेश्चन का ये डी हो जाएगा। कौन सा रेखाचित्र महादेवी वर्मा का है? तो अतीत के चलचित्र स्मृति की रेखा और पथ के साथी। तो एक से अतीत के चलचित्र भी महादेवी वर्मा का है, स्मृति की रेखा भी महादेवी वर्मा के है और पथ के साथी भी महादेवी वर्मा का है। तो ये क्या हो जाएगा? ये ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। ये सभी हो जाएगा महादेवी वर्मा की कृति है। उसके बाद से आगे कह रहा है कि राम वृक्ष पेनी कुंवर द्वारा लिखित गेहूँ और गुलाब में गुलाब किसका प्रतीक है? तो कमल और संस्कृति का। ये कमल और संस्कृति का ऑप्शन नंबर का ये 98 नंबर हमें देखना है। बताइए इसका क्या हो जाएगा? राम वृक्ष बेनी प्यूरी द्वारा लिखित गेहूं और गुलाब में गुलाब किसका प्रतीक है? तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? कमल और संस्कृति का। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? कमल और संस्कृति का। उसके बाद से आगे क्वेश्चन देखेंगे। कह रहा है कि निठल्ले की डायरी नामक रहस्य व्यंग निबंध संग्रह के लेखक कौन हो जाएंगे? निठल्ले की डायरी नामक रहस्य व्यंग निबंध संग्रह के लेखक कौन हो जाएगा? तो 99 को क्या हो जाएगा? 99 को हमें बताना है। ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं होगा। कह रहा है कि निठल्ले की डायरी नामक रहस्य व्यंग निबंध संग्रह के लेखक कौन हो जाएंगे? तो ये हरिशंकर परसाई हो जाएंगे। निठल्ले जो लिखा है ना, ये इसके ये वाला के लेखक कौन हो जाएंगे? निठल्ले की डायरी के हरिशंकर परसाई हो जाएंगे। उसके हरिशंकर परसाई इस विकल्प में नहीं है, इधर है हरिशंकर परसाई। कह रहा है कि छायावाद का पूर्व भाग किस कवि की रचनाओं में प्रकट हुई? तो बताइए कि छायावाद का पूर्वाभास किस कवि की रचनाओं में प्रकट हुई, हमें ये बताना है। तो बताइए किस में हुआ? तो ये 100 का क्या बताएंगे? ये 100 का क्या हो जाएगा? ये 100 का ए 100 का मुकुंदर पांडे। ये मुकुंदर पांडे की रचनाओं में छायावाद का पूर्वाभास किस कवि की रचनाओं में प्रकट हुई? तो मुकुंदर पांडे की। उसके बाद से कह रहा है कि सूची 1 को सूची 2 से हमें क्या करना है? तो मिलाना है। क्या भूलूं क्या याद करूं किसकी लेखक है? तो ये क्या है? तो क्या भूलूं और क्या याद करूं, ये 1 मिनट, ये क्या है? क्या भूलूं क्या याद करूं, तो ये आत्मकथा है। उसके बाद से कह रहा है कि आवारा मसीहा क्या है? ये जीवनी है। और मेरा परिवार क्या है? तो मेरा परिवार ये रेखाचित्र है, और ये रेखाचित्र है। और उसके बाद से तंत्रलोक से यंत्रलोक ये यात्रा साहित्य है। तो ये क्वेश्चन को बताइए, ये क्या हो जाएगा? कह रहा है कि क्या भूलू और क्या हरिवंश राय बच्चन का है?
और यह एक क्या है, आत्मकथा है, सही है। मेरा परिवार महादेवी वर्मा का रेखा चित्र है, तो मेरा परिवार ये महादेवी वर्मा का रेखा चित्र है, ठीक लगा है। उसके बाद से कह रहा है कि आवारा मसीहा विष्णु प्रभाकर द्वारा लिखित शरद चंद्र की जीवनी है, शरद चंद्र की जीवनी है। आवारा मसीहा ये जीवनी है। और यंत्रलोक, ये यहाँ पर कह रहा है ना कि तंत्रलोक से यंत्रलोक डॉक्टर नकेंद्र द्वारा लिखित यात्रा विज्ञान है, ये मिला लेंगे हम लोग। ये क्या वैल्यू 1 का 3, ऑप्शन नंबर इसका 20 सही हो जाएगा। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सरस्वती पत्रिका के संपादक रहे, तो यहाँ पर बताइए सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन रहे। श्याम सुंदर दास, महावीर प्रसाद द्विवेदी, और उसके बाद से श्री नारायण चतुर्वेदी। तो श्याम सुंदर दास, सबसे पहले श्याम सुंदर दास थे, सरस्वती पत्रिका के संपादक रहे हैं। तो कौन हो जाएंगे, ऑप्शन देखिए श्याम सुंदर दास भी रहे हैं, पूछ रहे हैं ना इस क्वेश्चन पर। सरस्वती पत्रिका के संपादक रहे हैं, तो श्याम सुंदर दास और महावीर प्रसाद द्विवेदी दोनों रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ठीक। 102 का डी। उसके बाद से हिंदी का प्रथम पत्र उदंत मार्तंड प्रकाशित हुआ, तो दैनिक साप्ताहिक मासिक। हिंदी का प्रथम पत्र उदंत मार्तंड प्रकाशित होता है, कब प्रकाशित होता है ये बताइए। तो ये साप्ताहिक पत्रिका थी, ये साप्ताहिक पत्रिका थी। हिंदी का प्रथम पत्र उदंत मार्तंड, ये साप्ताहिक पत्रिका थी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ये साप्ताहिक पत्रिका। उसके बाद से निराला की कविता राम की शक्ति पूजा पर किस रचना का सर्वाधिक प्रभाव है। तो राम की कविता, निराला की कविता राम की शक्ति पूजा पर किस रचना का सर्वाधिक प्रभाव है, हमें ये बताना है। तो 104 हो गया। तो 104 का क्या हो जाएगा, राम की शक्ति पूजा का मुख्य कथानक कृतिवास की बंगल रामायण से लिया गया है। यहाँ कहने का कुछ अर्थ नहीं है कि उतना ही अर्थ है जितना यह कहने का है कि तुलसी ने अपने रामचरितमानस में विविध अंश अपने पहले प्रचलित रामायणों तक अन्य ग्रंथों के लिए। यहाँ पर क्या कह रहा है, कह रहे निराला की कविता राम की शक्ति पूजा पर किस रचना का सर्वाधिक प्रभाव। ये रामचरितमानस, वाल्मीकि रामायण, सकेत, इनमें से किसी का नहीं। तो इसमें से किसी का नहीं हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। उसके बाद से आगे क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। ये क्वेश्चन यहाँ पर 104 के बाद हम लोग देखेंगे, 104 के बाद हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। 104 के बाद हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। तो देखिए हम पढ़ रहे हैं, 104 वाला क्वेश्चन थोड़ा दिखाई नहीं दे रहा है, 105 वाला क्वेश्चन है, थोड़ा नहीं दिखाई दे रहा है। तो हम लोग पढ़ रहे हैं, फिर भी देखने का प्रयास कीजिएगा। 105 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस कृति के लेखक नामवर सिंह है। इसमें किस कृति के लेखक नामवर सिंह है, पढ़ रहे हैं। ऑप्शन नंबर ए बता रहा है कि आलोचना वर काव्य, ऑप्शन नंबर बी बता रहा है दूसरी परंपरा की खोज, और आस्था वर सौंदर्य, और एक से अधिक इनमें से कोई नहीं। तो नामवर सिंह की कौन सी रचना है ये बताना है। तो बताइए। तो ये कह रहा है ना कि नामवर सिंह मार्क्सवादी ऐतिहासिक दृष्टि की स्वीकार करते हुए उससे पूरी तरह से बंधे हुए नहीं है। यही कारण है कि उन्होंने दूसरी परंपराओं की खोज, इतिहास और आलोचना और आधुनिक साहित्य की प्रवृत्ति, आस्था और सौंदर्य के लेखक है। ऑप्शन नंबर ये भी, इनकी दूसरी परंपरा की खोज ये नामवर सिंह की कृति है। उसके बाद से हम लोग आएंगे 106 नंबर क्वेश्चन पर। 106 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है ना कि वय रक्षाम चतुर्सेन शास्त्री द्वारा लिखित उपन्यास है।
ये वयम राक्षस जो है ना, ये चतुर्सेन शास्त्री द्वारा लिखित उपन्यास है। और यहाँ पर हम देखेंगे उसके बाद से 107 नंबर क्वेश्चन पर चलिए। 107 नंबर क्वेश्चन है कि भारतेंदु के पिता गोपाल चंद्र गिरिदासकृत नहुप नाटक है। ये नहुप नाटक है। यहाँ से देखिए, यहाँ से साफ दिखाई दे रहा है। 108 नंबर से कह रहा है कौन सा कथाकार नहीं है, इनमें से कौन सा कह रहा है कि कौन सा कथाकार नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। निर्मल जैन ये कथाकार नहीं है। कृष्णा सोहती और कमता कलिया ये कथाकार हैं, पर निर्मल वर्मा ये कथाकार नहीं है। नाटक साहित्य के प्रणेता हैं, तो नाटक साहित्य के प्रणेता कौन हो जाएंगे? भट्ट लोलक, भरत मुनि और भट्ट नायक। तो नाटक साहित्य के प्रणेता कौन है हमें ये बताना है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? भरत मुनि। कह रहा है कि नाट्य शास्त्र के प्रणेता कौन है, तो भरत मुनि ये नाट्य शास्त्र के प्रणेता हैं। उसके बाद से कह रहा है कि नहुप नाटक लिखा गया है। ये भारतेंदु के उनके पिता द्वारा लिखा गया नाटक है, गोपाल चंद्र गिरिदासकृत। ये उनके पिता के, तो भारतेंदु के पिता के द्वारा ये लिखा गया नाटक है, नहुप नाटक। उनके पिता का नाम गोपाल चंद्र गिरिधर दासकृत है। गोपाल चंद्र नाम है उनके पिता का नाम। अब इनमें से क्या हो जाएगा, तो कोई नहीं हो जाएगा। उसके बाद से आगे क्वेश्चन, रस के संबंध में मुक्तिवाद के प्रतिपादक आचार्य है, तो कौन है? भट्ट नायक है। ये भट्ट नायक हो जाएंगे। रस के संबंध में मुक्तिवाद के प्रतिपादक आचार्य है भट्ट नायक। उसके बाद से कह रहा है कि घोर अहम निष्ठा व्यक्तिवाद किस काव्य धारा की प्रवृत्ति है, तो घोर अहम निष्ठा व्यक्तिवाद किस काव्य धारा की प्रवृत्ति है? 112 का क्या हो जाएगा? 112 के ये सी प्रयोगवाद से संबंधित है। ये प्रयोगवाद से संबंधित है। घोर अहम निष्ठा व्यक्तिवाद किस काव्य धारा की प्रवृत्ति है? ये प्रयोग धारा के प्रवृत्ति है। उसके बाद से आगे चलेंगे हम लोग क्वेश्चन पर। 111 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भट्ट नायक रस निष्पत्ति के प्रश्न पर सामाजिक पक्ष के विचार करते हैं और निष्पत्ति का अर्थ मुक्ति मानते हुए इनका कहना है कि रस की न उत्पत्ति होती है और न ही अनुभूति और न अभिव्यक्ति वरन भुक्ति होती है। रस के संबंध में भुक्तिवाद के भट्ट नायक उपचितवाद और उत्पत्तिवाद के भट्ट लोलक अनुभूतिवाद के और शंकु अभी। यहाँ पर देखिए कह रहा है ना कि जो भुक्तिवाद है, जो भुक्तिवाद के भट्ट नायक, भुक्तिवाद के कौन है, तो भट्ट नायक हैं। और उसके बाद से कह रहा है कि उत्पत्तिवाद के भट्ट लोलक हैं, अनुभूतिवाद के शंकु है, अभिव्यंजनावाद के अभिनव गुप्त हैं। तो ये उनके प्रवर्तक हैं। इनमें से क्या हो जाएगा, तो इनमें से भट्ट नायक नहीं दिखाई दे रहा है, तो चलो बात। 115 नंबर क्वेश्चन देखिए। 115 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि द्वंद्वात्मक भौतिक विकासवाद किस काव्य पर आधारित है, बताइए। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। ये प्रगतिवाद पर आधारित है। उसके बाद से करो नैनन नचाई कहीं मुस्काए लाला फिर आयु खेलन होली। तो ये किससे संबंधित है? 116 का क्या हो जाएगा? 116 का सी हो जाएगा। ये पद्माकर से संबंधित है।
पद्मा का नैना नचाई कहीं मुस्काए, लाला फिर आयु खेलन होली, ये पद्माकर से संबंधित है। कह रहा है कि महाभारत की कथा पर आधारित नाटक है, तो महाभारत की कथा पर आधारित नाटक कौन सा हो जाएगा? अंधा युग हो जाएगा, और अंधी कली हो जाएगा, कोणार्क हो जाएगा। तो महाभारत की कथा पर आधारित नाटक कौन हो जाएगा? बताइए। 17 का हमें बताना है, तो 17 का ये हो जाएगा अंधा युग। महाभारत अंधा युग हो जाएगा, महाभारत की कथा पर आधारित। वियोगी हरि का वास्तविक नाम क्या है? तो वियोगी हरि का वास्तविक नाम क्या है, हमें ये बताना है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, हरि प्रसाद द्विवेदी। वियोगी हरि का वास्तविक नाम क्या होगा? हरि प्रसाद द्विवेदी। उसके बाद से कह रहा है कि हिंदी के यथार्थवादी एकांकी के जनक हैं, तो यथार्थवादी एकांकी के जनक कौन हो जाएंगे? तो ये राम कुमार वर्मा। हिंदी में यथार्थवादी एकांकी के जनक राम कुमार वर्मा हो जाएंगे। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन मनोविश्लेषण प्रधान कथाकार नहीं है? तो ईलाचंद्र जोशी मनोविश्लेषण प्रधान कथाकार माने जाते हैं। इनमें से कौन पूछ रहा है कि कौन नहीं है? ये कौन नहीं, 120 का क्या हो जाएगा? मनोविश्लेषण उपन्यासकार जैनेन्द्र ईलाचंद्र जोशी आगे ये माने जाते हैं। जैनेन्द्र ने परख 1929 में, सुनीता 1935 में, त्यागपत्र 1937 में द्वारा हिंदी उपन्यास की एक नई दिशा प्रदान की। ईलाचंद्र जोशी का उपन्यास सन्यासी, पर्दे की कहानी और प्रेम और छाया, निर्वासित जहाज का पंछी आगे द्वारा रचित मनोविश्लेषण उपन्यास शेखर एक जीवनी, नदी के द्वीप तथा अपने अपने अजनबी हैं। और यहाँ पर हम लोग आगे चलेंगे। एक से 21 नंबर क्वेश्चन देखिए। कह रहा है ना कि प्रेमचंद्र के उपन्यास गोदान को तो ग्रामीण जीवन और कृषि संस्कृति का महाकाव्य ही कहा जाता है। ग्रामीण जीवन का इतना सच्चा, व्यापक और प्रभावशाली चित्रण हिंदी के किसी अन्य उपन्यास में नहीं हुआ है। उन्होंने सामायिक समस्याओं को अपने उपन्यासों का आधार मानने के बावजूद जीवन के सहज सामान्य धाराओं को उचित महत्व दिया है। तो वर्ग वैषम्य और वर्ग चेतना प्रेमचंद्र के गोदान उपन्यास का मूल आधार है। सेवा सदन, प्रेमाश्रय और रंगभूमि और कायाकल्प, निर्मला और गबन, ये कर्मभूमि इनके उपन्यास हैं। इनके उपन्यास सेवा सदन है, प्रेमाश्रय है, रंगभूमि, कायाकल्प, निर्मल, गबन और कर्मभूमि, ये प्रेमचंद्र का उपन्यास है। गबन में उन्होंने स्त्रियों के आभूषण, प्रेम के दुष्परिमाणों का चित्रण किया है। निर्मला में दहेज प्रथा और अनमेल विवाह की समस्याओं को वर्णन किया गया है, ये तुलसीदास द्वारा। ये दिखाई नहीं दे रहा है इसलिए हम पढ़े। कह रहा है ना कि ध्रुव गायन का संबंध किसे है? ध्रुव गायन का संबंध किसे है? तो ऑप्शन नंबर ए, ये ब्रज भाषा से संबंधित है। ये ब्रज भाषा से संबंधित है। कह रहा है कि निराला की निम्नलिखित कवि कौन सी लंबी कविता नहीं है? तो निराला की निम्नलिखित कवि कौन लंबी कविता नहीं है, हमें ये बताना है। तो 122 का क्या हो जाएगा? 122 भिक्षुक, ये भिक्षुक नहीं है। निराला की निम्नलिखित कविता कौन लंबी कविता नहीं है? तो भिक्षुक लंबी कविता नहीं है। कुकुरमुत्ता सरोज स्मृति उनकी लंबी कविता के अंतर्गत मानी जाती है। यहाँ पर देखिए ध्वन्यावलोक किस तत्व से है? बताइए ध्वन्यावलोक ये किस तत्व से संबंधित है? ये कह रहा है कि ध्वन्यालोक जो ध्वनि से संबंधित है। ध्वन्यालोक ये ध्वनि से संबंधित ध्वन्यालोक ध्वनि से संबंधित है। काव्य के विशिष्ट तत्व के रूप में ध्वनि शब्द
का सर्वोत्तम प्रयोग नर्मवर्धन ने ध्वन्यालोक में किया है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। ध्वन्यालोक तत्व ये ध्वनि से संबंधित है, तो इसमें से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर ये। और यहाँ पर 25 नंबर क्वेश्चन देखिए, कौन सा आगे नहीं है, तो इनमें से कौन सा आगे नहीं है। कह रहा है कि कौन सी रचना आगे की नहीं है, ये बताना। हरी घास पर क्षण भर, अरि ओ करुण प्रभा, और सीढ़ी पर धूप। तो बताइए ये 25 का कौन सा हो जाएगा। 25 का सीढ़ी पर धूप ये रघुवीर सहाय का काव्य संग्रह है। सीढ़ी पर धूप ये रघुवीर सहाय का है। सीढ़ी पर धूप ये रघुवीर सहाय का, रघुवीर, रघुवीर सहाय की, रघुवीर सहाय की एक कृति है सीढ़ी पर धूप। जबकि आगे की है हरी घास पर क्षण भर और हरि ओ करुण प्रभा, ये उनकी कृति है आगे की। कह रहा है कि बा य दब और बा कायद शब्द है। 126 क्या कह रहा है, 126 नंबर क्या कह रहा है हमें ये बताइए। इसमें पूछ रहा है कि बा य दब और बा कायद शब्द में उपसर्ग बताइए। तो हमें उपसर्ग क्या है बताइए। ऑप्शन नंबर इसमें से कोई उपसर्ग नहीं है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ये ई हो जाएगा। निराला की अंतिम, यहाँ पर पूछ रहा है निराला की अंतिम कविता कौन सी है। तो बताइए निराला की अंतिम पत्रों तक कथित जीवन का विष बुझा हुआ है, वही है। उसके बाद से कह रहा है कि निराला की यह कविता संध्या काकली में संग्रहित है। ऑप्शन नंबर ये ई हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। उसके बाद से हम लोग आगे चलेंगे क्वेश्चन की तरफ। 21 नंबर क्वेश्चन देखिए, वर्ग विमर्श और वर्ग चेतना प्रेमचंद्र के किस उपन्यास का मूल आधार है। तो मूल आधार किसका है हमें ये बताना है। 21 किससे संबंधित हो जाएगा बताइए। वर्ग विमर्श और वर्ग चेतना प्रेमचंद्र के किस उपन्यास का मूल आधार है। तो गोदान का है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ये बी हो जाएगा। इसके बाद से कह रहे हैं कि ध्रुपद गायन का संबंध किस भाषा से है। तो ध्रुपद गायन का संबंध किस भाषा से है बताइए। 122 का क्या हो जाएगा, ब्रज भाषा से संबंधित है। ध्रुपद गायन का संबंध ब्रज भाषा से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कह रहा है कि निराला की निम्नलिखित में से कविताओं में से कौन लंबी कविता नहीं है। इनमें से कौन सी भिक्षुक या लंबी कविता के अंतर्गत नहीं आता है। उसके बाद से आगे कह रहा है ध्वन्यालोक किस तत्व से संबंधित है। तो हमें बताना है कि ध्वन्यालोक इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। ध्वन्यालोक जो है ना यहाँ पर, तो ये ध्वनि से संबंधित है। ध्वनि से संबंधित है, ये ध्वनि से संबंधित है। उसके बाद निम्न में से कौन सा काव्य संग्रह आगे का नहीं है। हरी घास पर क्षण भर, हरि ओ करुण प्रभा, और यहाँ पर सीढ़ियों पर धूप। ये कह रहा है ना कि आगे का रचना कौन सा नहीं है। यहाँ पर हम लोग जानते हैं कि ये रघुवीर सहाय की है, यही हो जाएगा। रघुवीर सहाय, ये रघुवीर सहाय की है, सीढ़ियों पर धूप। कह रहा है कि यहाँ पर इसमें से कौन सा उपसर्ग है। तो इनमें से ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, इनमें से ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा इनमें से। एक मिनट, इनमें से पूछ रहा है कि कौन सा उपसर्ग नहीं है। आगे क्वेश्चन देखिए, निराला की अंतिम कविता कौन सी है बताना है। निराला की अंतिम कविता कौन सी है हमें ये बताना है। 27 का बताइए निराला की अंतिम कविता है। तो इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। 27 का क्या हो जाएगा, 27 का निराला की अंतिम
कविता पत्रोत्कंठित जीवन का एक विष बुझा हुआ है। इसका प्रकाशन 1960 ईस्वी में हुआ था। निराला की यह कविता संध्या काकली में संग्रहित है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका? तो ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। उसके बाद से हम लोग इधर देख लेंगे क्वेश्चन। महादेवी वर्मा का प्रथम काव्य संकलन है। तो इनमें से महादेवी वर्मा का प्रथम काव्य संकलन क्या है? निहार। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? निहार हो जाएगा। इनमें से क्या हो जाएगा? निहार हो जाएगा। महादेवी वर्मा का प्रथम काव्य संग्रह ये निहार हो जाएगा। उसके बाद से कह रहा है कि जहाँ शब्दांश वाक्यों की आवृत्ति हो किंतु उनके अर्थ भिन्न हो, वहाँ पर कौन सा अलंकार होता है? तो वहाँ पर बताइए, वहाँ पर कौन सा अलंकार होता है? 129 का यमक अलंकार होता है। यमक अलंकार होता है। जहाँ शब्दांश वाक्यों की आवृत्ति हो किंतु उनका अर्थ भिन्न हो, वहाँ पर यमक अलंकार होता है। नीचे दिए गए रेखांकित अक्षर वाले शब्द का निकार्ती शब्द बताइए। आजकल के घरों में एक सुसज्जित कक्ष आवश्यक है। तो 130 का क्या हो जाएगा? 130 का ई हो जाएगा। 130 का क्या हो जाएगा? 130 का ई हो जाएगा। रेखांकित शब्द का अनेकार्थिक शब्द बताइए। सुसज्जित, एक सुसज्जित कक्ष का अनेकार्थिक शब्द, एक कमरा होगा, एक अंतःपुर होगा, एक खान होगा, नहीं, इनमें से कोई नहीं होगा। ऑप्शन नंबर ये ई सही हो जाएगा। उसके बाद से ये देखिए, शुद्ध शब्द का हमें चयन करना। प्रशासन, प्रशासन ऑप्शन नंबर यही सही है। प्रशासन ऑप्शन नंबर यही शब्द है, सही है। उसके बाद से 32 नंबर क्वेश्चन पर चलेंगे। कह रहा है कि पदबंध का भेद नहीं है। बताइए, विशेषण पदबंध, अव्यय पदबंध, क्रिया पदबंध, इनमें से कौन सा पदबंध का भेद नहीं है? तो अव्यय पदबंध नहीं होता है, ये अव्यय प्रबंध नहीं होता। विशेषण प्रतिबंध होता है और क्रिया प्रतिबंध होता है, पर अपव्यय प्रतिबंध नहीं होता है। उसके बाद से चौपाई के प्रत्येक चरण में हम लोग जानते हैं कि कितने मात्रा होता है, 16। उसके बाद से बौद्ध धर्म से जुड़े हुए साहित्य की भाषा है। तो बौद्ध धर्म से जुड़े हुए साहित्य की भाषा क्या है? बौद्ध धर्म से जुड़े हुए साहित्य की भाषा क्या है? बौद्ध धर्म से जुड़े हुए साहित्य की भाषा पाली है। बौद्ध धर्म से जुड़े हुए साहित्य की भाषा क्या है? ये पाली है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ये पाली है। उसके बाद से कह रहे हैं, आगे चलेंगे हम लोग क्वेश्चन पर। वह कार मेरी है वाक्य में कौन सा कारक है? बताइए, वह कार मेरी है इस वाक्य में कौन सा? ये संबंध बता रहा है, कार का अपने से संबंध बता रहा है ना। तो 35 का क्या हो जाएगा? संबंध कारक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? संबंध कारक। वो कार अपने बारे में बता रहा है तो संबंध कारक हो जाएगा, और इस वाक्य में संबंध कारक है। चूड़ी अच्छी थी में थी कौन सी क्रिया है? चूड़ी अच्छी थी में कौन सी क्रिया है? चूड़ी अच्छी थी में कौन सी क्रिया है, हमें ये बताना है। योजक क्रिया है कि अधिकार द्योतक क्रिया है, औचित्य बोधक क्रिया है? तो ये क्या हो जाएगा? ये 36 का क्या हो जाएगा? 36 का ये योजक क्रिया है। चूड़ी अच्छी थी में कौन सी क्रिया है? तो योजक क्रिया है।